हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम इस चैप्टर को अपना कंटिन्यू करेंगे। ये है सेंसेस एंड सैंपल मेथड्स। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। उसमें मैंने आपको क्लियर किया था सेंसेस एंड सैंपल मेथड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एक बार हल्का सा बता देती हूँ मैं आपको। सेंसेस और सैंपल मेथड्स का जो डिफरेंस है वो ये था, जैसे सपोज करो आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। अब 30 में हमें सभी की इंफॉर्मेशन चाहिए कि सभी की मंथली इनकम कितनी है। तो अगर हम 30 स्टूडेंट्स से एक एक से जाकर के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो वो कौन सा मेथड हुआ? सेंसस मेथड। एंड सैंपल मेथड में हम क्या करते थे, 30 में से कुछ भी 12, 13, 14 हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करते थे, जो सैंपल हैं उनको चूज़ कर लेते थे। मतलब 12 बच्चे सिलेक्ट कर लिए तो वो हमारे सैंपल हो गए। अब उन 12 बच्चों की इंफॉर्मेशन हम पूछेंगे कि सभी की मंथली इनकम कितनी है। जो भी वो बताएंगे उसी के बेसिस पे जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो हम उनका क्या कर लेते हैं, डाटा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो वही था आपका सैंपल मेथड। अब ये जो 12 या 13 बच्चे हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसको सिलेक्ट करने के ये आज हम पढ़ेंगे 6 मेथड्स होते हैं। तो यही क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। जो हम सैम्पलिंग सिलेक्ट करते हैं, जो सैंपल की फॉर्म में बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, उनको सिलेक्ट करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे 6 मेथड्स बताए हुए हैं। रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, कोटा और कन्वेनियंस। ठीक है, तो एक एक को अब हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये है, यहाँ पर सबसे पहले ये बोला गया है कि रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। ये कह रहा है रैंडम सैंपल जो मेथड है, रैंडम सैम्पलिंग ऐसा मेथड है जिसमें क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 के 30 स्टूडेंट्स को सभी को इक्वली चांस दिया जाता है कि हम किसी को भी सैंपल की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, 2-3 बच्चे जिनको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। ये मेथड ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को इक्वली चांस मिल रहा है कि किसी को भी हम सैंपल की फॉर्म में सिलेक्ट कर सकते हैं। This method is used particularly when various items of the universe are homogeneous। ये कह रहा है कि जो ये रैंडम सैम्पलिंग है ये मेथड हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमें लगता है कि अगर वो 30 स्टूडेंट्स हैं, सभी के जो फीचर्स हैं वो होमोजीनियस हैं, एक जैसे हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, समानताएं हैं। तो जब हमें लग रहा है कि उनमें एक जैसी समानताएं हैं तो किसी भी बच्चे को सैंपल की फॉर्म में सिलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे यही बोला है कि जब हमें लग रहा है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से बिल्कुल सेम है, फीचर्स मिलते जुलते हैं, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं कि किसी को भी हम इक्वली चांस दे सकते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज इम्पार्शियल एंड इकोनॉमिकल। अभी वो कैसे है, सभी को इक्वली चांस कैसे मिलता है, उसके 2 मेथड पढ़ेंगे, इसी के अंदर आते हैं। तो ये बोला है कि ये मेथड जो है ना इम्पार्शियल होता है। भाई इम्पार्शियल का मतलब होता है जहाँ पे कोई पार्शलिटी नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स हैं तो सभी को इक्वली चांस मिल पा रहा है कि किसी को भी हम किसके फॉर्म में, सैंपल के फॉर्म में किसी भी बच्चे को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी को इक्वली चांस मिलने की वजह से ये मेथड क्या हो जाता है, इम्पार्शियल हो जाता है। और इकोनॉमिकल तो है ही है, मतलब ज़्यादा इसमें इस मेथड का यूज़ करके अगर हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं तो ना ज़्यादा टाइम लगता है, ना ज़्यादा मनी लगती है, ना ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। रैंडम सैम्पलिंग में बी डन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब 2 तरीके से बता रखा है रैंडम सैम्पलिंग के अंदर। 2 तरीके हैं जिन 2 तरीके से हम सैंपल को चूज़ करते हैं। पहला है लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड उसको बोलते हैं जैसे क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे तो 30 स्टूडेंट्स के नेम की स्लिप बना ली जाती है और जो इन्वेस्टिगेटर होगा, जो बच्चों को सिलेक्ट कर रहा है, जो सैंपल सिलेक्ट कर रहा है, वो आंखें बंद करके जितने भी उसको सैंपल चाहिए, 10 चाहिए, 12 चाहिए, 14 चाहिए, उतनी स्लिप वो उठाएगा और जिन जिन के नाम आएंगे वो बच्चे सैंपल की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यही मेथड है। इन दिस मेथड इसमें क्या है, पेपर स्लिप्स आर मेड फॉर ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स उसी को बोला गया जो 30 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है
उसी को क्या बोला गया है, यूनिवर्स। तो सभी के नेम की हमने स्लिप बना ली है। दीज स्लिप्स आर शफलेट इन अ बॉक्स, और बॉक्स में एक उसमें क्या कर दिया, मिला दी है, मिक्स कर दी है। देन इम्पार्शियली मतलब बिना पार्शियलिटी के सम ऑफ द स्लिप्स आर ड्रॉन टू फॉर्म अ सैंपल ऑफ द यूनिवर्स। तो बिना पार्शियलिटी के जितनी हमें स्लिप चाहिए उतनी स्लिप हम वहाँ से उठाएंगे और जिनके नाम आएंगे वो क्या हो जाएंगे, सैंपल के फॉर्म में सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा तरीका है इसका सॉरी दूसरा तरीका है इसका टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, मतलब एक टिप्पट टेबल होती है वो बना करके सैंपल सिलेक्ट किए जाते हैं। कैसे, फॉर द यूज ऑफ दिस मेथड, जब इस मेथड को यूज करने के लिए क्या होता है, ऑल आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स आर फर्स्ट अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। सबसे पहले पूरी जो यूनिवर्स है, जो 30 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, उसको एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ऑर्डर में आप कह सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली नेम के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज कर सकते हैं, पहले ए नाम वाले, बी नाम वाले, ऐसे हमने उनको क्या किया, अरेंज कर दिया। देन यूजिंग टिप्पट टेबल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइटम्स आर सिलेक्टेड एज आर नीडेड फॉर अ सैंपल। अब टिप्पट टेबल में क्या होगा, जैसे भाई हमने क्या किया, सबसे पहले लॉटरी मेथड से सपोज करो हमने एक बच्चा सिलेक्ट किया, जैसे आपके पास क्लास में 30 स्टूडेंट्स है और हमने कहा कि हमें 30 में से 10 बच्चों को सैंपल की फॉर्म में सिलेक्ट करना है। तो हमने क्या किया, लॉटरी मेथड में एक बच्चे का एक स्लिप उठाई, वो स्लिप आई सपोज करो 3rd नंबर की। कौन सी स्लिप आई है, वो 3rd नंबर। तो हम ये कहेंगे कि हर 3rd नंबर पे आने वाले बच्चे को हम क्या करेंगे, सैंपल की फॉर्म में सिलेक्ट करेंगे। तो पहले 3rd नंबर वाला बच्चा हो गया, 3rd के बाद 6th वाला होगा, फिर 9 वाला, 12 वाला, 15 वाला, ऐसे करके हमने 10 बच्चों को सैंपल की फॉर्म में क्या किया, निकाले। तो यहाँ पे भी हमने कोई पार्शलिटी नहीं की है, बिना पार्शलिटी के हमने बच्चों को सिलेक्ट किया है। अब ये कह रहा है कि इसी के मेथड के क्या क्या मेरिट्स, डीमेरिट्स हैं। दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर कोई पार्शलिटी नहीं कर रहा है, तो ये जो मेथड है ये क्या होता है, फ्री होता है पूरे तरीके से पर्सनल बायस। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड्स इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, और ये इसका एक मेरिट ये भी बन जाता है कि हर स्टूडेंट को इक्वली चांस मिल रहा है किसमें, सिलेक्ट होने का, सैंपल के फॉर्म में। द यूनिवर्स गेट्स फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल। अब जो भी सैंपल होंगे वो क्या करते हैं, द यूनिवर्स गेट्स फेयरली, मतलब जो भी हम सैंपल की फॉर्म में बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक फेयरली मतलब एक अच्छा रिजल्ट देते हैं, ट्रू रिजल्ट होता है जो रिलायबल होता है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, मतलब ये सिंपल भी है और सीधा साधा मेथड है, यहाँ पे कोई ऐसा किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। तो ये इसके क्या बन गए भी, मेरिट्स हैं। अब आ जाते हैं डीमेरिट्स। ये कह रहा है दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफिकल्ट आइटम्स इन द यूनिवर्स। सपोज करो अगर हम इस मेथड को यूज़ कब कर पा रहे हैं, जब हमें लगता है कि सभी यूनिट्स होमोजीनियस हैं। लेकिन अगर हम सपोज करो यूनिवर्स जो है वो होमोजीनियस नहीं हुआ, एक जैसा नहीं हुआ, उनके फीचर्स अलग अलग हुए, तो हम ये गारंटी से नहीं कह सकते कि जो हम सैंपल की फॉर्म में सिलेक्ट कर रहे हैं बच्चों को वो एक अच्छा, जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं उनकी इंफॉर्मेशन को सही रिप्रेजेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस पे एक हमें डाउट हो जाता है। रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इम्पॉर्टेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। ये कह रहा है कि अगर कुछ आइटम्स ऐसी हो जाती हैं कई बार जिन्हें यूनिवर्स में से सैंपल के फॉर्म में सिलेक्ट करना जरूरी है। भाई 10 जो हमें बच्चे चाहिए उसमें 3 बच्चे कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमें सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी था, तब उस केसेस में यहाँ पे हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक अच्छा वेटेज, एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है। सेकंड है पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। ये मेथड बहुत सिंपल मेथड है। इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना वो क्या करता है कि अपनी इच्छा अनुसार जैसा उसको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग वो बच्चों को क्या करता है, सिलेक्ट करता है। ये कह रहा है पर्पसिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करेगा, हिमसेल्फ मेक्स
द चॉइस ऑफ द सैंपल आइटम्स विच इन हिज ओपिनियन आर बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्स। उसे लगता है 30 में से 10 या 12 जो सैंपल हमें सिलेक्ट करने हैं, उसको जो लगता है कि ये बच्चे अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये अपनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बाकियों की इंफॉर्मेशन को अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो जो उसको अच्छा लगता है, जो उसकी राय में उचित है, वो उन्हीं बच्चों को अपनी मर्जी से क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ कोई वो मेथड यूज़ नहीं कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से कर रहा है जो उसको करेक्ट लग रहा है। This method of sampling is specifically suitable when some of the items in the universe are of special significance and ought to be included in the sample। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर ये मेथड ज़्यादातर तभी यूज़ हो पाता है कि जब हमें ये लगता है कि सैंपल की फॉर्म में 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सिलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, तो तब हम इस मेथड का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ बच्चों को जो जरूरी है उनको वो सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई साइंटिफिक मेथड यूज़ नहीं हुआ है। मेरिट्स क्या है? इट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम। यहाँ पे कोई टेक्निक तो यूज़ हो नहीं रही है ना, तो यहाँ पे ये एक सिंपल मेथड है सैंपल को सिलेक्ट करने का। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स कैन बी डेलिबरेटली टर्न टू द पर्पज ऑफ स्टडी। This method is flexible to allow the inclusion of those items in the sample which are of special significance। तो यहाँ पे यही सब बता रखा है कि जो ये मेथड है, एक तो यहाँ पे कोई साइंटिफिक मेथड का यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जो उसको बेस्ट लगता है वो आइटम्स को क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। अब वो सिलेक्ट कर रहा है तो ये मेथड आप ये भी कह सकते हैं इकोनॉमिकल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम नहीं लग रहा है, कोई मनी नहीं लग रही है, कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लग पा रहे हैं। ठीक है, तो इस मेथड को मोस्टली तभी यूज़ किया जाएगा जब हमें लगता है कि कुछ आइटम्स को सैंपल की फॉर्म में सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब डीमेरिट्स आप इसके देखिए अपने आप भी लिख सकते हो भाई, पर्सनल बायस तो यहाँ पर होगा ही होगा, क्योंकि वो सभी को इक्वली चांस नहीं दे रहा है कि हम किसी को भी सैंपल की फॉर्म में सिलेक्ट कर सकें। इस तरीके का कोई इक्वल चांस नहीं मिल रहा है, ना मिलने से क्या हो जाएगा, पर्सनल बायस हो जाएगा। और जब किसी भी चीज़ में अगर पर्सनल बायस हो जाता है तो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो उसकी एक्यूरेसी है वो क्या हो जाती है, डाउटफुल हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके क्या बन जाएंगे, डीमेरिट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है अब आपका स्ट्रेटिफाइड मिक्स्ड सैम्पलिंग। ये देखिए, ये जो मेथड नंबर 3 है, ये मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 दोनों का मिक्सअप कर दिया है, इसलिए मिक्स्ड सैम्पलिंग भी इसको बोला गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग, इसमें क्या होगा, population is divided into different strata having different characteristics and some of the items are selected from each of strata so that the entire population gets represented। कहने का मतलब है सबसे पहले इस मेथड के अंदर जैसे 30 स्टूडेंट्स में हमें लग रहा है कि 12 एक जैसे फीचर वाले हैं, 10 एक जैसे फीचर वाले हैं, 8 बच्चे एक जैसे फीचर वाले हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब अलग अलग कैटेगरीज में जो डिवाइड किया, यहाँ पे कौन सा मेथड अपनाया, मेथड नंबर 2 पर्पसिव वाला, डेलिब्रेटिंग। ठीक है, उसके बाद अब हम 12 जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए ग्रुप में हैं, इसमें से हमें पता है कि हमें 5 बच्चों को सैंपल की फॉर्म में सिलेक्ट करना है। अब वो कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे वो मेथड नंबर 1 यूज़ करेंगे, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग। 12 बच्चे हैं, 12 बच्चों के नेम की स्लिप बना लेंगे। हमें 5 बच्चे लेने हैं सैंपल की फॉर्म में, 5 स्लिप उठाएंगे, जिनके नेम आएंगे वो सैंपल की फॉर्म में सिलेक्ट हो जाएंगे, और उन 5 बच्चों के बेसिस पे ही बाकियों की इंफॉर्मेशन को हम क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखिए दोनों मेथड हमने यूज़ किए। पहले बच्चों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया मेथड नंबर 2 से, फिर इसमें से हमें जितने सैंपल चाहिए वो हमने यूज़ किया मेथड नंबर 1 से। तो दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज जनरली अडॉप्टेड व्हेन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हमें ये लगता है कि सब अलग अलग फीचर वाले हैं,
ठीक है, अलग अलग फीचर्स के हैं, तब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि अलग अलग फीचर्स थे इसलिए हमने 3 ग्रुप में उनको डिवाइड किया, फिर उसमें से हमने सैंपल की फॉर्म में बच्चों को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे इस मेथड में यही बता रखा है, ये पूरा आप इसको रीड करेंगे तो जो भी मैंने आपको बताया कि जो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, मिक्स्ड टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने दोनों मेथड का यूज़ किया है। तो बता रखा है कि सबसे पहले जो बच्चों को फीचर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया वो सेकंड मेथड से किया, फिर हर ग्रुप में से हम क्या करेंगे, जो सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं वो रैंडम सैम्पलिंग यानी कि मेथड नंबर 1 से कर रहे हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड सैम्पलिंग भी बोला जाता है। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स में क्या क्या हो जाएगा, ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन को उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, आ कंपैरेटिव एनालाइज ऑफ द डाटा बिकम्स पॉसिबल। तो आप इजीली कंपैरिजन भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर हमें सभी की क्या देखनी थी कि मंथली इनकम कितनी है, तो यहाँ पे 12 बच्चे एक ग्रुप में थे, ये इसमें थे, ये इसमें से थे। 12 में से 5 हमने निकाले, है ना, सैंपल के फॉर्म में। जो 5 बच्चों की इनकम होगी उसी के बेसिस पे बाकियों को रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही 10 में से हमने 3 बच्चों को सैंपल के फॉर्म में निकाला, जो इनकी इनकम होगी बाकियों को रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब इस ग्रुप में और इस ग्रुप में हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप की जो इनकम है वो ज़्यादा है और कौन से ग्रुप की इनकम कम है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि जो दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफर्स रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट। इसलिए जो ये मेथड होता है ये रिलायबल होता है। रिलायबल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सभी को इक्वली चांस भी मिल गया है सैंपल की फॉर्म में सिलेक्ट होने का, इसलिए जो ये रिजल्ट देता है एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। ठीक है, चलिए अब इसके हम डीमेरिट्स देखते हैं। डीमेरिट्स देखिए, इसके डीमेरिट्स में क्या है, ये कह रहा है कि जो ये मेथड है, दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन देयर इज अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए, जब हमने 30 स्टूडेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया तो हर कोई डिवाइड नहीं कर सकता है, उसके लिए परफेक्टली क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। जिसे नॉलेज होगी उन 30 स्टूडेंट्स की, वही उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर पाएगा। इसलिए इसका दिस हैज़ अ लिमिटेड स्कोप हो जाता है। ठीक है, सेकंड में ये कह रहा है यहाँ पर कि अगर मान के चलो इन स्टूडेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में अच्छे से डिवाइड नहीं किया गया, उनके फीचर्स को देखते हुए कि भाई कोई बच्चा इस ग्रुप में है लेकिन वो आना इसमें था, अगर वो सही से ग्रुप में डिवाइड नहीं किए गए तो हमारा जो रिज़ल्ट निकलेगा वो गलत भी हो सकता है, नॉट रिलायबल भी हो सकता है, और वहाँ पे एक तरीके का बायस भी हो सकता है। कोई स्टूडेंट कहेगा मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ, मेरा जो मंथली इनकम है वो इस ग्रुप से मैच करता है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि अगर मान के चलिए ये तो 30 स्टूडेंट्स है, अगर हमें सिर्फ मान के चलो कि जो डाटा है वो 14 स्टूडेंट्स का कलेक्ट करना है। अब 14 में भी सभी के जो फीचर्स हैं, 2 बच्चों के अलग हैं, 5 के अलग हैं, ठीक है, 3 के अलग हैं, तो इनको इस तरीके से कई कैटेगरीज में डिवाइड करना भी क्या होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर जो साइज़ है वो ऑलरेडी पहले से ही छोटा है, फिर उसको और अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, फिर उनके सैंपल बनाना, तो ये क्या होती है, बहुत यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है हमें करने में। तो इसलिए इस केसेस में जो प्रॉब्लम आती है तो वो ये मेथड हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर उनको सही से डिवाइड भी नहीं किया गया तो भी हमारा जो रिज़ल्ट है, जो कंक्लूज़न है वो रॉन्ग निकलता है। ठीक है, तो 3 मेथड हम कर चुके हैं इसके। अब मेथड नंबर 4 आता है इसका सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इसमें क्या होगा, यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली या जियोग्राफिकली एंड अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दी जाती है। भाई न्यूमेरिकली जैसे रोल नंबर वाइज भी कर सकते हैं, जियोग्राफिकल भी कर सकते हैं, और अल्फ़ाबेटिकली जैसे नेम के अकॉर्डिंग। बच्चों को हमने क्या किया, 30 बच्चे थे, उनको एक अरेंज कर दिया ऑर्डर में। एवरी nth आइटम, हर nth आइटम वाला क्या होगा, ऑफ द जो नंबर्ड है आइटम्स इज सिलेक्टेड एज अ
सैंपल आइटम, मतलब हर nth नंबर पे आने वाले बच्चे को हम सैंपल की फॉर्म में सिलेक्ट करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, इफ़ 10 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, 100 में से 10 बच्चों को सिलेक्ट करना है, आर टू बी सिलेक्टेड फॉर अ सैंपल में, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, 100 स्टूडेंट्स वुड बी नंबर्ड एंड सिस्टमेटिकली अरेंज। पहले उनको हम 100 स्टूडेंट्स को सपोज करो अल्फ़ाबेटिकली हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। वन आइटम ऑफ द फर्स्ट 10 वुड बी सिलेक्टेड एट रैंडम। अब हम इसको रैंडमली क्या करेंगे, किसी भी एक बच्चे को हम क्या कर लेंगे, पहले सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने ये कहा कि हर 5th नंबर पे आने वाले बच्चे को लेंगे, तो हर 5th नंबर पे आने वाले बच्चे को लेंगे तो 5th के बाद क्या हो जाएगा, 15th नंबर पे हो जाएगा, जो मतलब जिसमें 5 आता हो, फिर 25th 35th इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि एवरी 10th आइटम फ्रॉम दिस सिलेक्टेड नंबर विल बी सिलेक्टेड टू फ्रेम अ सैम्पल। अब हमने ये था कि 100 में से सिर्फ 10 स्टूडेंट्स लेने हैं, और हमने ये बोला कि एक बच्चे को पहले हमने सिलेक्ट कर लिया कि हर 10 नंबर पे आने वाले बच्चे को लेंगे, क्योंकि 10 नंबर पे आने वाले का मतलब वो ये हुआ कि अगर पहला बच्चा हम 10वां ले रहे हैं तो दूसरा 20वां बच्चा लेंगे, फिर तीसरा जो 30 नंबर पे होगा, नेक्स्ट बच्चा लेंगे जो 40 नंबर पे होगा, इस तरीके से, क्योंकि हमें 10 बच्चे ही सिलेक्ट करने हैं। अगर करने होते 20 बच्चे तो थोड़ा हम चेंज कर देते, फिर हम कहते कि हर 5वें नंबर पे आने वाले बच्चे को ले लेंगे, तो हर 5वें पे पहले 5वां हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 15वें नंबर पे जो आ रहा है फिर 20 है। तो हमें जितने भी बच्चे चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया। तो दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज इन फैक्ट अ शॉर्टकट मेथड है रैंडम सैम्पलिंग का ही, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई 100 स्टूडेंट्स में कि हम सभी का, अगर हमें 10 बच्चे चाहिए तो उनकी स्लिप बनाएंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। हमने एक शॉर्टकट तरीका निकाल लिया रैंडम सैम्पलिंग का ही। रैंडम सैम्पलिंग कौन सा था, जो मेथड नंबर 1 था आपका, उसी का और शॉर्टकट कर दिया। अब इसके मेरिट्स में क्या आएगा, दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड, सैम्पल इज़ इजीली डिटरमाइंड, ठीक है। एक बच्चा हमें भी ये है कि हर 10वें नंबर पे जो बच्चा होगा वो लेंगे, फिर उसके बाद इजीली हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देयर इज़ हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बाइस। भाई पर्सनल बाइस तो यहाँ पर इन दिस मेथड मतलब होगा, ठीक है। ये वैसे यहाँ पे ये मिस्टेक है, अगर आप इसको उसमें भी लिख सकते हैं, डीमेरिट्स में लिखना है इसको कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सनल बाइस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बच्चा सिलेक्ट कर रहे हैं, सभी को इक्वली चांस नहीं मिल रहा है। डीमेरिट्स में क्या है, एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस। देखो वही बताया मैंने, सभी को इक्वली चांस नहीं मिल रहा है कि हम किसी को भी सैंपल की फॉर्म में सिलेक्ट कर सकें। उस वजह से क्या होता है, क्यों, क्योंकि ये जो फर्स्ट आइटम है वो हम रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पे ले रहे हैं बस, और बाकी फिर उसके हिसाब से ले रहे हैं। इफ़ ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस, दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग सर्व्स नो स्पेसिफिक पर्पज़। ये कह रहा है कि जैसे अगर हमें 100 स्टूडेंट्स में से कितने सैंपल लेने थे, 10 सैंपल लेने थे, ठीक है। अगर वो 10 सैंपल होमोजीनियस नहीं हुए, एक जैसे नहीं हुए, तो वो बाकियों की इंफॉर्मेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इन्वेस्टिगेटर को एक मतलब कोटा फिक्स्ड कर दिया जाता है कि तुम्हें इस ग्रुप में से, इस यूनिवर्स में से इतने सैंपल तुम्हें क्या करने हैं, चूज़ करने हैं। तो एक कोटा फिक्स कर दिया, उसी को बोला है। In this method, the population is divided into different groups or classes according to different characteristics of the population। तो पहले उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में बच्चों को डिवाइड करेंगे। जैसे अभी बताया था मैंने 30 स्टूडेंट्स हैं, तो जिसके जैसे फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में हमने डिवाइड किया। सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन टोटल पॉपुलेशन इज़ फिक्स्ड। जैसे 30 थे, डिवाइड किया 12, 10, 8 फीचर्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कोटा हम फिक्स कर देंगे कि भाई 12 में से हमें कितने सैंपल चाहिए, 10 में से कितने चाहिए, 8 में से हमें कितने सैंपल चाहिए। तो इन्वेस्टिगेटर को एक कोटा बता दिया जाता है।
तो दिस मेथड इज़ ऑफ सैम्पलिंग इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, यहाँ कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मनी एफर्ट्स नहीं लगते, इकोनॉमिकल होता है। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बाइस। अब पर्सनल बाइस तो यहाँ होगा ही होगा, क्योंकि जो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके नहीं कर रहे हैं, सभी को कोई इक्वली चांस नहीं दे रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेटर होगा, जो उसको ठीक लगता है, वो उन बच्चों को सैंपल की फॉर्म में क्या करता है, सिलेक्ट करता है। इसलिए लिखा भी है कि द रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स बिकम्स क्वेश्चनेबल, मतलब जो रिज़ल्ट निकलेगा ना उस पर मतलब लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है, इस तरीके का है, तो मतलब पूरे तरीके से इसमें रिलायबिलिटी या एक्यूरेसी नहीं है। लास्ट है आपका कन्वेनियंस सैम्पलिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि इन्वेस्टिगेटर को जो आपने 5 मेथड किए हैं, पांचों में से जो सबसे अच्छा लगेगा वो उस मेथड का यूज़ करके सैंपल की फॉर्म में बच्चों को क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। तो इन दिस मेथड सैम्पलिंग इज़ डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट्स हिज कन्वेनियंस, मतलब उसकी इच्छा अनुसार जो उसको सुविधाजनक लगेगा, जो उसको इजी लगेगा, उस मेथड का यूज़ करके वो सैंपल की फॉर्म में बच्चों को सिलेक्ट कर लेता है। अब दिस मेथड क्या है, ये मेथड बहुत सिंपल तो है ही है, क्योंकि अपनी मर्जी से कर रहा है, कोई एक्सपेंस नहीं हो रहा है, इसमें कोई खर्च नहीं होता है, ना टाइम, ना मनी, ना एफर्ट्स। अनसाइंटिफिक मेथड है, अनरिलायबल है। अनसाइंटिफिक क्योंकि कोई साइंटिफिक तरीके से बच्चों को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है, रिलायबल तो होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। इट डिपेंड्स टू मच ऑन द विम्स ऑफ न्यूमरेटर, यहाँ पे एक तरीके से जो न्यूमरेटर है जैसे वो बच्चों को सिलेक्ट करेगा, जैसे सैंपल सिलेक्ट करेगा, उसी पे हमें क्या रहना पड़ेगा, डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये थे आपके टोटल भाई 6 मेथड, जो कि क्वेश्चन में ये था कि हम जो सैंपल सिलेक्ट करते हैं वो कैसे कैसे सिलेक्ट करते हैं, उन्हीं को सिलेक्ट करने के 6 मेथड्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, स्टेट द रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा। ये कह रहा है कि जो हम सैंपल चूज़ करते हैं तो उनकी जो रिलायबिलिटी है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। भाई 30 में से हमने 12-13 सैंपल की फॉर्म में बच्चों को सिलेक्ट किया, अब वो पूरे तरीके से रिलायबल रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, वो चीज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो वही है इट डिपेंड्स मेनली ऑन दी फॉलोइंग फैक्टर। ये 4 फैक्टर्स बताए हुए हैं, जो अगर ये फॉलो हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिजल्ट राइट होगा। तो पहला है साइज़ ऑफ द सैंपल। ये कह रहा है कि ऐसा ना हो कि 30 में से सिर्फ आप 5-6 ही सैंपल्स चूज़ करो और बाकियों को सभी का रिज़ल्ट एज्यूम कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम सैंपल निकालते हैं उनका साइज़ प्रॉपर एडिक्वेट होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो रिलायबिलिटी जो होती है ऑफ सैम्पलिंग डिपेंड करती है ऑन द साइज़ ऑफ द सैंपल, सैंपल के ऊपर कि कितना हमने सैंपल चूज़ किए हैं। इफ़ इट्स साइज़ इज़ वेरी स्मॉल, यहाँ पे ये डिपेंड्स लिखा है, ठीक है। अगर मान के चलो साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हुआ, 30 में से सिर्फ 5-6 ही बच्चे लिए हमने सैंपल की फॉर्म में, तो इट विल फेल टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन को वो बाकी बचे हुए बच्चों को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो मतलब फेल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अकॉर्डिंगली द कंक्लूजन्स वुड लैक रिलायबिलिटी, इसलिए उसकी जो रिलायबिलिटी है, एक्यूरेसी है, उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। सेकंड कह रहा है मेथड ऑफ सैम्पलिंग। अब जब हम सैंपल निकालते हैं तो आपने सैंपल को चूज़ करने के 6 मेथड्स पढ़े हैं, तो ये कह रहा है कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी रिलायबिलिटी डिपेंड करती है। अभी अभी आपने देखा भी, पढ़े हैं आपने 6 मेथड्स, तो किसी में रिलायबिलिटी थी, किसी में एक्यूरेसी थी, किसी में नहीं थी, तो वो डिपेंड करता है मेथड के ऊपर। तो इफ़ द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज़ नॉट सिंपल, अगर जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल नहीं है या एग्जॉस्टिव नहीं है, इट विल नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, तो वो जो बचे हुए जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो क्या होगा, जो रिज़ल्ट होगा वो कैसा निकलेगा, हमारा एक डाउटफुल रिज़ल्ट होगा। नेक्स्ट है बायस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट्स एंड न्यूमरेटर, मतलब
जो रिज़ल्ट मतलब जो कलेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन को न्यूमरेटर, अगर उसमें और जो इंफॉर्मेशन बता रहा है उनमें कुछ पर्सनल बायस होता है तो भी जो डाटा है जो हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर सही नहीं होगी। पर्सनल बायस ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंट वो होते हैं जो आंसर दे रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, और न्यूमरेटर वो हैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। शुड बी एज लेस एज पॉसिबल, अदरवाइज क्या होगा, रिलायबिलिटी ऑफ दिस सैम्पलिंग डाटा इज बाउंड टू सफ़र। ठीक है, तो इसलिए उन दोनों के बीच की जो बाउंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, कोई पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है ट्रेनिंग ऑफ न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर मतलब जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो पूरे तरीके से वेल ट्रेंड होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि डाटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, और उन्हें उन 6 मेथड्स की भी नॉलेज होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन को कैसे कैसे हमें कलेक्ट करना है। तो अगर वो पर्सन अच्छे हुए मतलब ट्रेन पूरे तरीके से एक्सपर्ट हैं, उन्हें नॉलेज है, वही सैंपल अच्छे सेलेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ कोई नॉर्मल अगर हम पर्सन को बोलें कि डाटा कलेक्ट करने के लिए तो वो हमारा रिज़ल्ट रिलायबल नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि हमारी जो एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डिफरेंस बिटवीन सेंसेस एंड सैंपल मेथड। देखिए ये हम पार्ट 1 में डिटेल में बहुत अच्छे से करा था हमने, सेंसेस और सैंपल मेथड क्या होता है। यहाँ पर एक ये डिफरेंस है तो थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहले बात आती है कवरेज की। कवरेज में क्या आता है, सेंसेस मेथड के अंदर हम जितनी भी आइटम्स होती हैं 30 हैं, तो एक एक से पूछ के हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो होता है सेंसेस मेथड। बट सैंपल मेथड में ऐसा नहीं होता। सैंपल मेथड में कुछ सैंपल को सिलेक्ट करके उनकी इंफॉर्मेशन को पूछ के बाकियों को क्या कर दिया जाता है, रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है टू ऑल द आइटम, सभी बच्चों से हम इंफॉर्मेशन पूछते हैं और अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सूटेबिलिटी, यानी कि सेंसस मेथड को हम कब यूज़ कर पाते हैं, जब एरिया क्या होता है, स्मॉल होता है, क्योंकि स्मॉल एरिया में ही ऐसा पॉसिबल है कि एक एक बच्चे से पूछ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। बट सैंपल मेथड में ऐसा नहीं होता। जब हमें लगता है एरिया लार्ज है, वाइड है, तब हम क्या करेंगे, सभी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करके कुछ सैंपल के फॉर्म में बच्चों को सिलेक्ट करके और अपना डाटा जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेंगे। एक्यूरेसी ज़्यादा किस में होगी, सेंसस मेथड में होगी। रीज़न क्या है, क्योंकि एवरी आइटम से हम क्या कर रहे हैं, अपना जो डाटा है वो कलेक्ट कर रहे हैं। बट एक्यूरेसी जो है सैंपल मेथड में क्या रहेगी, कम रहेगी। नेक्स्ट आता है टाइम एंड कॉस्ट। तो टाइम एंड कॉस्ट जो ज़्यादा लगेगा वो सेंसस मेथड में लगेगा। रीज़न वही है क्योंकि एवरी आइटम से रिलेटेड हम डाटा क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। बट इसमें टाइम, मनी, एफर्ट सब क्या लगते हैं, कम लगते हैं। नेचर ऑफ आइटम्स, यहाँ पर ये सेंसस मेथड हम तब यूज़ कर पाते थे तब हमें लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब कैसे हैं, डाइवर्स, मतलब अलग अलग फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हर किसी की इंफॉर्मेशन पूछनी ज़रूरी है। बट हमें यहाँ पे लगता है सभी होमोजीनियस हैं, सारी यूनिट्स जो हैं सिमिलर हैं। 30 बच्चे हैं, 30 के 30 एक ही फैमिली से मतलब मिडिल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो लगभग एक जैसी इनकम होगी सभी की। तब इस मेथड का हम यूज़ करते हैं कि जब हमें यूनिट्स लगता है होमोजीनियस है। वेरिफिकेशन में ये कह रहा है यहाँ पे, मान के चलिए हम अगर सेंसस मेथड का यूज़ करके अपना जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए इस मेथड का यूज़ करते टाइम हमसे कोई एरर आ जाता है, कोई हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो दोबारा से उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना, उसकी पहचान करना इस मेथड में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों, 30 बच्चे हैं तो दोबारा से 30 का ही हमें डाटा चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इजी नहीं होता है। बट अगर यहाँ पे कोई एरर आ गया है तो वो जल्दी से वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि कुछ ही बच्चे हैं जिनका हमने डाटा कलेक्ट किया है, तो उन्हीं को दोबारा चेक कर लिया जाता है और हमारी जो कोई भी मिस्टेक हुई है वो हमें आइडेंटिफाई हो जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ डिफरेंस था इसमें सेंसस और सैंपल मेथड के अंदर।
एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, डिफरेंशिएट बिटवीन सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर किसको कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब हम देखते हैं सैम्पलिंग एरर क्या होता है। These are related to the size or nature of the selected for the study. Due to a very small size of the sample selected for study or due to non-representative nature of the sample, the estimated value may differ from the actual value of a parameter. देखिए कहने का मतलब है एक बच्चा है, उसकी रियली में इनकम थी 20,000, बट हमने जो एज्यूम करके निकाली वो 18,000 थी। तो जो ये 18 और 20,000 का जो 2,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, यही क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग एरर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला है कि जो ये एस्टिमेटेड जो वैल्यू होती है वो अलग होती है किससे, एक्चुअल वैल्यू से। तो द एरर दस एमर्जिंग इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। जैसे इफ़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज़ फाउंड टू बी 10, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू थी उसकी वो 20 थी, जैसे मैंने आपको इनकम का एग्जांपल दिया। तो जो ये लेस करके हम निकालेंगे, बता भी रखा है कि एस्टिमेटेड सैम्पलिंग एरर कैसे आएगा, जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी उसमें से माइनस किया हमने जो ट्रू वैल्यू थी, तो जो ये डिफरेंस आ रहा है ये क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग एरर कहलाएगा। तो समझ गए होंगे आप, जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, और जो एक एस्टिमेट वैल्यू है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोला जाता है सैम्पलिंग एरर। अब आता है नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर हम लास्ट चैप्टर जो था प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा जो हमने पढ़ा था, यानी कि जिसका नाम था कलेक्शन ऑफ डाटा, तो कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर ही ये था प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। उस चैप्टर में हमने पढ़ा था नॉन सैम्पलिंग एरर के बारे में, और जितने भी ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनकी डिटेल भी वहाँ पर थी। तो यहाँ पर इसलिए अगेन डिटेल नहीं लिखी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा नॉन सैम्पलिंग एरर के बारे में हम वहाँ पे डिटेल में कर चुके थे इसको। तो दीज आर एरर रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ डाटा, ये बता भी रखा है कि ये ऐसे एरर हैं जो डाटा कलेक्ट करने के टाइम आ जाते हैं, जैसे एरर ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स। अब ये सब क्या थे, जैसे मान के चलो हमें सबकी हाइट मेज़र करनी है तो उसमें एरर आ गया, या फिर हम मान के चलिए क्वेश्चन आयर लेके जाते थे, हम क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं बट कोई आंसर अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो हो गया नॉन रिस्पॉन्स वाला एरर हो गया। ठीक है, या हम क्वेश्चन आयर सेंड करते थे, वो हमें भरकर वापस नहीं भेजते थे, तो ये भाई हम डिटेल में, या फिर हम क्वेश्चन आयर में कोई कैलकुलेटिव कोई क्वेश्चन आ गया, वो उन्होंने सही तरीके से नहीं सॉल्व करके हमें भेजा। तो कहने का मतलब है ये वो एरर है कि जब हम कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो डाटा कलेक्ट करते करते ये जो एरर आ जाते हैं इनको बोला जाता है नॉन सैम्पलिंग एरर। तो अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए तो वो कलेक्शन ऑफ जो डाटा है जो चैप्टर मैंने कराया था उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, इनकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भाई अब आपका जो चैप्टर है यहाँ पर ये यहीं पे कंप्लीट होता है। अब इसमें हमने देखिए ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, सेंसिस एंड सैंपल मेथड, जो कि क्या था कि जो डाटा है वो दो मेथड से कलेक्ट होता है, सेंसिस मेथड और सैंपल मेथड। तो हमने ये दो पार्ट्स में कंप्लीट किया है चैप्टर। पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है, अब ये पार्ट 2 था। अब इसके बाद आपको जो नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ओके, थैंक यू।